नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे मौर्यकालीन और गुप्तकालीन दोनों ही प्रशासनिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन। इस तुलनात्मक अध्ययन से आपको सबसे जो बड़ा लाभ मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा, वो ये है कि आप दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ लेंगे तो लंबे समय तक याद कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की शब्दावली में थोड़ा अंतर है और दोनों की शब्दावली कई जगह हमें सेम टू यू दिखाई देती है। तो चलिए आइए हम बात करते हैं पहले मौर्यकाल की। आप सबको पता होना चाहिए कि मौर्यकाल का टाइम पीरियड क्या था। बताइए मौर्यकाल का टाइम पीरियड क्या था? आप सब बता पाए कि 2322 बीसी से लेकर कब तक 185 बीसी तक, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर बृहदत्त तक, अंतिम राजा तक इस वंश के शासकों ने राज किया, शासन किया। और वहीं गुप्तकाल का टाइम पीरियड की बात करें तो 275 एडी से लेकर 550 एडी तक, यहाँ में श्रीगुप्त से लेकर विष्णुगुप्त तक के शासक नजर आते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 322 और ये 275। आप समझ सकते हैं कितने साल का, कितने वर्ष का अंतर रहा है। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। 300 वर्ष से फिर 200 वर्ष से कम से कम 700, 600, 700 साल का अंतर रहा दोनों की शासन व्यवस्था में। परंतु दोनों की शासन व्यवस्था की अगर हम कंपैरिजन करके बात करेंगे तो दोनों ही जगह राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था दिखाई देती है। अर्थात यहाँ से 600-700 साल यहाँ तक आने तक 600 साल 600-700 ईयर होने के पश्चात भी प्रशासन व्यवस्था में ज्यादा कोई अंतर देखने को नहीं मिलता। यहाँ भी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली था, यहाँ भी राजा का बेटा ही राजा बनता था, यहाँ भी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी गुप्त काल में। अर्थात दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके देखें तो तुलनात्मक अध्ययन में कुछ बिंदु किसके निकल कर आते हैं? समानता के, और वो है राजतंत्र का मौजूद होना, दूसरी तरफ केंद्रीकृत व्यवस्था थी, अर्थात पूरा का पूरा नियंत्रण विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही शक्ति राजा में नियत होती थी। सभी पर जितने भी प्रांत होते थे, जितने भी अधिकारी होते थे, उन पर अंतिम निर्णय लेने की या कोई कानून बनाने की या न्याय में भी अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास थी? तो पूरी की पूरी व्यवस्था कैसी थी? केंद्रीकृत थी। ये समानता के बिंदु। अगली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है धर्म सहिष्णु। दोनों ही राज्यों में देखें हम, लेकिन यहाँ देखें तो यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य शासन सत्ता में जैन धर्म को अपना रहा है, बौद्ध धर्म को भी संरक्षण मिल रहा है, और आने वाले समय में अजीवक संप्रदाय को भी संरक्षण मिल रहा है। सोचिए, तो वहाँ जैन, बौद्ध, अजीवक और अन्य छोटे बड़े संप्रदायों को भी साथ में संरक्षण मिल रहा है, जबकि राजकीय स्तर पर राजा तो खुद, जैसे अशोक खुद कहता है बौद्धम शरणम गच्छामि, मैं बौद्ध की शरण में हूँ, बुद्ध की यात्रा कर रहा है स्तूप, परंतु वो अन्य धर्मों के लोगों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं कर रहा, उनको भी स्वतंत्रता पूर्वक जीने की आजादी दे रहा है। क्योंकि भारत में विविध धर्मों के लोग हमेशा से, प्राचीन काल से ही आज तक एक साथ रहे, और एक साथ रहने के पीछे कारण है कि राजा ने कभी भी या कोई भी प्राचीन कालीन शासक ने अपने निजी धर्म को जनता के ऊपर नहीं थोपा कि नहीं आपको यही धर्म। और यही आज विशेषता हमारे मौलिक अधिकार आर्टिकल 25 से 28 के बीच में दिखाई देती है, वही हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिखाई देती है, हमारे पूरे संविधान में नजर आती है कि हम लोगों ने कभी भी भारत में कि भाई कोई धर्म विशेष, हमारे यहाँ 8 धर्म के लोग, सोचिए सबसे ज्यादा विविधता धार्मिक अगर देखने को मिलेगी तो वो भारत में मिलेगी, कि इतने सारे धर्मों संप्रदायों की तो कमी नहीं है भारत में, और सब मिलकर रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे देश की शासन सत्ता है उसने ऐसी व्यवस्था की है कि सबको मौलिक अधिकार है उसके धार्मिक विश्वास को बनाए रखने का, उसके आचरण को बनाए रखने का, उसके प्रबंधन को, उसको सुचारू रूप से अपने जीवन में संचालित करने का और धार्मिक क्रियाकलाप करने की उसको स्वतंत्रता दी। क्लियर? और ऐसी ही स्वतंत्रता इन्होंने भी दी रखी थी मौर्य काल में। तो सोचो प्राचीन काल इतिहास की परिभाषा क्या है? प्राचीन काल में जो घटित हुई घटना उनसे हम उनका अध्ययन हम वर्तमान के प्रकाश में करते हैं, वर्तमान में हम उन्हें पढ़ते हैं और फिर उनका कंपैरिजन करते हैं कि भाई प्राचीन काल में क्या था और आज क्या है।
और उनसे हम इसलिए नहीं अध्ययन करते कि अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, इसलिए अध्ययन करते हैं ताकि हम उनसे कुछ टीचिंग लर्न, कुछ हमें मैसेज डिलीवर हो सके, कुछ सीख सकें उनसे कि भाई प्राचीन काल में व्यवस्था बनाई थी अशोक ने धर्मनिरपेक्ष की, या यहाँ इस गुप्तकालीन साम्राज्य में समुद्रगुप्त वीणा बजा रहा है, विष्णु का भक्त है, परम भट्टारक जैसी उपाधियां ले रहा है, इसके बावजूद भी उसके उसके राज्य में शैव है, वैष्णव है और बौद्ध है, जैन है, कि कौन कौन से धर्म के लोग, मतलब विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न दर्शन और चिंतन के लोग स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जी रहे हैं और अपने 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 क्रियाकलापों को जो अलग अलग विचारधारा के वो एक साथ उन्हें प्रबंधित भी कर रहे हैं समाज में सभी साथ में रहकर। तो ये जो आज हमारे जीवन में आज विचारधारा देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं प्राचीन काल से सीख लेकर, अगर राज्य को चलाना है तो सभी धर्मों को हमें स्वतंत्रता, सभी धर्म के लोगों को स्वतंत्रता देनी होगी। तो इतिहास की परिभाषा हमेशा आपको याद रहनी चाहिए कि इतिहास हमें हमेशा मैसेज डिलीवर करता है। जैसे कि आज आपको एक मैसेज समझ में आ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता जैसी नगरीकृत, पहली विश्व की नगरीकृत सभ्यता, जिसकी नगरीकरण व्यवस्था आज की स्मार्ट सिटी से भी बहुत अच्छी थी, और उसी स्मार्ट सिटी की संकल्पना हमने हड़प्पा सभ्यता की नगरीकरण से ही ली है। और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता स्मार्ट सिटी के गुणों को, अवधारणा या विचारों को इंगित करती, स्पष्ट कीजिए। और चूंकि आपने वो पढ़ लिया पर एडप्ट नहीं किया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने सीख नहीं ली, सिर्फ किताबी स्तर पर उसको पढ़ लिया है और पढ़ के छोड़ दिया है कि हमें तो पास होना नहीं। आज आप देख रहे हो कि भारत के अधिकांश राज्यों में बाढ़ आने के कारण उन राज्यों की, उनके जिलों की, गांवों की और वहां रहने वाले लोगों की कितनी बुरी हालत है। बताइए वो कितने आपदाग्रस्त हैं, कितने समस्याग्रस्त हैं, बताइए। सोचो। तो आज ये हमें हड़प्पा जैसी सभ्यता से, इतिहास से सीख लेना चाहिए कि स्मार्ट सिटी के होने के बाद भी उस सभ्यता का पतन हो गया। तो क्या कारण था पतन होने का? और उस कारण में अधिकांश विद्वानों ने माना है जलवायु परिवर्तन को। तो क्या आज जो लगातार बारिश हो रही है, क्या आज जो बारिश आपदा के रूप धारण कर रही है, विभिन्न राज्यों में बाढ़ जैसी स्थितियों के कारण लाखों लोगों की जिंदगी पर बनाई है, तो ये ऐसा तो नहीं कि हड़प्पा सभ्यता जैसी परिस्थितियां बन जाए। जैसे कि आपने कोरोना काल में देखा था कि एक महामारी ने पूरे विश्व को ही संकट में चपेट लिया था। तो जलवायु परिवर्तन, नए रोगों का उत्पन्न होना और उनसे मानव सभ्यता का उनके सामने बस नहीं चलना, और मानव सभ्यता के कई लोग उससे हानि या कई लोग हताहत होते हैं, तो इसका हमें कारण ढूंढना इतिहास में होगा। इसलिए इतिहास पढ़ते रहिए इंटरेस्टिंग के साथ, उस पढ़िए ही नहीं उसने क्या मैसेज डिलीवर किया। जैसे कि इन दोनों राज्यों से एक मैसेज डिलीवर हुआ है हमें, भाई साहब दोनों ही राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था और राजा धार्मिक सहिष्णु थे, दोनों ही राज्यों के राजतंत्र थे, याद रखें। और भाई साहब अगली जो विशेषता रही वो और महत्वपूर्ण आ रही है। आज जो हमारे सामने अन्य चीज दिखाई दे रही है, जो इतिहास से ही लेकर प्राचीन कालीन, क्योंकि हम कहाँ से आए हैं, हमारे पूर्वजों से ही तो हमने सीखा है। तो पूर्वजों ने के पास जो ज्ञान था वही ज्ञान आज हमारे पास है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि दोनों ही राज्य के राजाओं ने, शासकों ने और उनकी शासन प्रणाली ने किस पर सबसे ज्यादा बल दिया? लोक कल्याणकारी। किस पर बल दिया बच्चों? लोक कल्याणकारी राज्य पर बल दिया। अब ये महत्वपूर्ण इनकी क्या हो गई? समानता। अगर हम विषमता की बात करें, तो अगर विषमता की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ वेतन, वेतन की बात करें तो मौर्य काल में वेतन, मौर्यकालीन जो राजा थे वो वेतन अपना किसमें देते थे? नगद देते थे, पण में देते थे। और ये गुप्त काल में जो वेतन था भाई साहब, ये सबसे बड़ा दुख का कारण बन गया, क्योंकि ये नगद के साथ साथ भू राजस्व के रूप में देते थे, जमीनें देते थे, जाइए इस जमीन से आप भू राजस्व वसूल कीजिए, यही आपका वेतन है। अब बताइए किसी सैनिक को, किसी प्रशासनिक अधिकारी को, कुमारा महामात्य को, या बड़े किसी ऐसे महाक्षा पटलिक को, महाबलाधिकृत जैसे अधिकारियों को अगर आपने भूमि दे दी कि जाओ राजस्व वसूल करना, और राजा मर गया, और इसके बाद उस क्षेत्र पर उस व्यक्ति की पकड़ मजबूत हो गई, और उस व्यक्ति ने चाहा कि यार मैं अब जब इस क्षेत्र में अपना खुद की सेना रख रहा हूँ, प्रशासन कर रहा हूँ, तो मैं क्यों केंद्रीकृत सत्ता के अधीन लाऊं। अर्थात इस नगद जगह भू राजस्व की जो व्यवस्था की गई वेतन में, अर्थात एक भूमि दे देना जिससे तुम राजस्व वसूलते रहो, तो इससे सामंतवादी प्रवृत्ति को बल मिलेगा, अर्थात राजा के नीचे छोटे राजा, और यही सामंतवाद गुप्त काल के पतन का कारण बनेगा।
और भूमि दान परंपरा सातवाहन वंश से तो चली ही आ रही है, और साथ में इस वेतन व्यवस्था ने भी सामंतवादी व्यवस्था को जन्म देने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। तो वेतन में अंतर का विषमता देखें, बोलिए। तो एक तो वेतन में अंतर, और दूसरी तरफ यहाँ अंतर देखें, यहाँ प्रांत में मंत्री परिषद है, परंतु यहाँ प्रांतों में मंत्री परिषद नहीं है। तो मंत्री परिषद की बात करें, मंत्री परिषद, तो इसी से आप अंदाजा लगा दीजिए कि प्रांतों का जो राजा था वो बहुत ज्यादा स्वतंत्र था, उस पर अंकुश लगाने के लिए मंत्री परिषद नहीं थी। सोचिए अब, तो यहाँ मंत्री परिषद की बात करें तो यहाँ आपको विषमता नजर आएगी। मौर्य काल में ये क्या थी, है, और गुप्त काल में नहीं है, गुप्त काल में आपको नहीं दिखाई देगी। तो ये दो महत्वपूर्ण आपको अंतर नजर आते हैं दोनों की प्रशासनिक व्यवस्था में। इसके अलावा भी यहाँ जिलों के स्तर पर जिला परिषद हुआ करती थी। देखिए आप, जिले के स्तर पर जिला परिषद, जिसमें नगर श्रेष्ठी हुआ करता था, साथ व व्यापारी और प्रधान कुलिक और प्रथम कायस्थ, लेखा जोखा रखने वाले शिल्पी प्रमुख, जिन्हें प्रथम कुलिक कहते थे। अर्थात नगर के लिए जिले के लिए अलग से एक जिला परिषद का गठन किया गया, जिसमें कि व्यापारी और लेखा जोखा रखने वाले और शिल्पी और जो श्रेणियों की संगठन के प्रमुख होते थे और व्यापारियों के प्रमुख साथ व ये मिलकर काम किया करते थे, मिलकर जिले का प्रशासन देखते थे। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे ग्राम समूह को पेट में बांधा गया था। यहाँ ग्रामों के को 800 गांव का समूह बनाया गया था, जिसे स्थानीय कहते हैं। यहाँ दो द्रोणमुख, 200 गांव का, फिर 100 गांव का, फिर 10, और फिर अंतिम इकाई प्रशासन की क्या थी, ग्राम। यहाँ पर भी अंतिम इकाई क्या थी, प्रशासन की, ग्राम। तो दो बड़ी विषमता और 4 ऐसी समानता जो दोनों ही राज्यों में नजर आती है। अब बात करते हैं, क्या दोनों जगह केंद्रीकृत सत्ता थी? यस, यहाँ पर भी थी। यहाँ साम्राज्य होता था, राजा होता था, और उसकी मंत्री परिषद से वो शासन के। यहाँ पर यस, यहाँ पर भी साम्राज्य था और यहाँ मंत्री परिषद होती थी, और राजा यहाँ पर क्या करता था। एक और यहाँ पर विषमता नजर आती है कि विभाग, एक और विषमता साथ में देख लीजिए कि विभागों की बात करें तो मौर्य काल में एक व्यक्ति के पास एक विभाग होता था। मौर्य काल में एक विभाग बराबर एक मंत्री, मतलब एक मंत्री के पास एक विभाग। और यहाँ पर गुप्त काल में एक से अधिक विभाग, यहाँ एक ही व्यक्ति के पास एक से अधिक कार्यभार होता था, है ना। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ साम्राज्य का प्रमुख कौन होता था, राजा और मंत्री। पर यहाँ पर भी साम्राज्य, ये भी समानता। प्रांतों, यहाँ साम्राज्य को किसमें बांटा गया, प्रांतों को। यहाँ पर भी साम्राज्य को किसमें बांटा गया, प्रांतों, क्योंकि मौर्य काल में ही किसकी आधारशिला तैयार की है, गुप्त काल की। गुप्तकालीन प्रशासन की आधारशिला कहाँ तैयार हुई है, यहाँ मौर्य काल में। याद रखिए, तो समानताएं तो कहीं नजर आएंगी। तो साम्राज्य को प्रांतों में, प्रांत को यहाँ क्या कहते थे, चक्र। यहाँ प्रांतों को क्या कहते थे, अब ये शब्द बदल जाएगा, देश अवनीय भुक्ति। क्या हो जाएगा, याद रखें, यहाँ प्रांतों को चक्र कहते थे और यहाँ प्रांतों को देश अवनीय भुक्ति कहते थे। यहाँ प्रांत के प्रमुख को कुमार कहते थे, यहाँ प्रांत के प्रमुख को उपरिक या भुक्तिपति कहते थे। क्या कहते थे, उपरिक या भुक्तिपति। परंतु यहाँ एक और समानता आपको नजर आएगी कि प्रांतों के प्रमुख को, यहाँ जो कुमार, ये राजवंश से संबंधित लोग होते थे, जिनको प्रांत की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी, ताकि विश्वसनीय और नियंत्रण बना रहे उस क्षेत्र पर। यहाँ पर भी ऐसा ही था कि साम्राज्य का विभाजन जिन प्रांतों में हुआ था, देश अवनी और भुक्ति में, उसके जो उपरिक बनता था या भुक्तिपति बनता था, वो भी राजवंश से संबंधित व्यक्ति ही होता था। इसके पश्चात प्रांतों को किसमें बांटा गया, मंडल, संभाग में बांटा गया। परंतु यहाँ प्रांतों को सीधा किसमें बांटा गया, जिला। यहाँ मंडल जैसी कोई व्यवस्था या संभाग जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। मंडल को किसमें बांटा गया, यहाँ मंडल का प्रमुख कौन होता था, प्रदेश था। क्योंकि यहाँ मंडल जैसी प्रशासनिक संभाग की इकाई मौजूद नहीं थी, अनुपस्थित थी, इसलिए सीधा प्रांतों को जिले में यहाँ बांटा गया। यहाँ मंडल का प्रमुख कौन होता था, प्रदेश का होता था, और मंडल को किसमें बांटा गया, जिले। जिले को क्या कहते थे, विषय। यहाँ भी प्रांतों को जिले में बांटा गया, जिले को यहाँ पर भी विषय कहते थे, और यहाँ पर भी क्या कहा जा रहा है, विषय कहा जा रहा है। यहाँ विषय का प्रमुख कौन होता था, विषयपति। बोलो, यहाँ पर इसका प्रमुख कौन होता था, जिले का विषयपति। कौन होता था बच्चों, विषयपति। और यहाँ पर भी जिले का प्रमुख विषयपति होता था। परंतु यहाँ जिले को चलाने के लिए कोई विशेष परिषद, विषय परिषद नहीं थी। क्या नहीं थी, परिषद है यहाँ पर, और यहाँ पर विषय परिषद आपको देखने को नहीं मिलेगी, अब्सेंस मिलेगी। ठीक है,
क्या होगी, अब्सेंस मिलेगी। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ ग्राम, जिले को किसमें बांटा गया, ग्राम, बहुत सारे ग्रामों का समूह होता था और विषयपति इन गांवों पर स्थानीय या गोप नामक अधिकारी की सहायता से, किस स्थानीय और गोप नामक अधिकारी की सहायता से इन पर क्या करता था, इन सबके प्रशासन की देखरेख करता था, है ना। और सबसे छोटी प्रशासन की इकाई क्या थी, ग्राम थी। यहाँ आप आएंगे तो जिले को नगरों में बांटा गया, नगर दिखाई देंगे, नगर के प्रमुख को क्या कहेंगे, पुरपाल, और नगरों के नीचे गांव की समूह की इकाइयां थी, पैठ, और इसके पश्चात सबसे छोटी प्रशासन की इकाई क्या थी, ग्राम। और यहाँ पर ग्राम सभा, ग्रामीण के महत्तर जो गांव के ग्राम के प्रमुख हुआ करते थे उनकी सहायता से, कुटुम्ब मतलब जो परिवार के कुटुंब के प्रमुख होते थे उनकी सहायता से, और अष्ट कुलाधिकारी अर्थात लेखा जो करते थे जो भूमि का, उनकी सहायता से ग्राम स्तर पर प्रशासन चलाया जाता था। तो यहाँ आपको एक बहुत अच्छी बात देखने को मिलेगी कि दोनों तरफ केंद्रीय प्रशासन भी मौजूद था। बोलिए, केंद्रीय प्रशासन भी मौजूद था, बोलो, केंद्रीय स्तर पर, तो वहीं प्रांतीय प्रशासन भी मौजूद था और साथ में स्थानीय प्रशासन, दोनों जगह। यहाँ पर आपको केंद्र सरकार भी मौजूद है, यहाँ पर प्रांतीय सरकार भी मौजूद है, और यहाँ पर आपको स्थानीय इकाई भी देखने को मिलेगी। तो केंद्र, प्रांत और स्थानीय, यहाँ पर भी वैसा ही है, यहाँ पर भी केंद्र है, यहाँ पर प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर सरकारें आपको देखने को मिल रही है। तो याद रखिए, यहाँ पर साम्राज्य को प्रांतों में, प्रांतों को देश रखती अपनी भुक्ति कहा करते थे, प्रांतों को जिलों में, जिलों को विषयपति करते थे, जिले के स्तर पर परिषद हुआ करती थी जिसमें नगर श्रेष्ठ थी, सार्थवा प्रथम कुल और प्रथम कायस्थ जैसे सदस्य जिले की विषयपति की सहायता करते थे। इसके बाद इसे जिले को, नगर में आज भी यही है, जिले को तहसील या नगर में बांटा जाता है, उसका प्रमुख पुरपाल होता था। इसके नीचे गांव का समूह होता था जिसे पैठ कहते थे। इसके पश्चात इसे गांव, पैठ को या गांव के समूह किसमें बांटा, गांव में, ग्राम में, और इसके प्रमुख को ग्राम में मेहतर कहते थे, जो अष्ट कुलाधिकारी, कुटुम्बिन और ग्राम सभा की सहायता से क्या करता था, शासन सत्ता का संचालन करता था। तो इस प्रकार से आपने देखा कि गुप्त काल और मौर्यकालीन शासन व्यवस्था को एक ही पेज पर आप बना लें, और इस जो मैंने ये डायग्राम पूरा बनाया इसका एक बाकायदा स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये आपको बहुत मदद करने वाला है पढ़ाई में। कई बार बच्चे यही भूल जाते हैं कि सर साम्राज्य को किसमें बांटा गया, प्रांतों में। सर प्रांत को क्या बोलते हैं मौर्यकाल में, चक्र, अरे यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो ये आप एक साथ पढ़ेंगे ना तो आप भूलेंगे नहीं, आप समझ लेंगे प्रतिष्ठा कौन था, कुमार कौन था, मंत्री परिषद कहाँ थी, कहाँ नहीं थी, वेतन कहाँ राजस्व के भू राजस्व के रूप में दिया जाता था, कहाँ नगद दिया जाता था, है कि नहीं, कहाँ केंद्रीकृत सत्ता, कहाँ राजतंत्र, सब ऊपर कौन था, पुरपाल कौन था, ग्राम या मेहतर कौन था, है ना। यहाँ ग्रामीण ही बोला जाता था गांव के प्रमुख को, यहाँ गांव के प्रमुख को मेहतर या ग्रामीण बोला जाता था। यहाँ अष्ट कुलाधिकारी, कुटुम्बिन और ग्राम सभा होती थी। यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं थी, परंतु जो हमारे राजा साहब थे अशोक मौर्य काल के, उन्होंने बकायदा एक राजुक नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी, जो ग्राम स्तर तक न्याय प्रशासन और वहां की प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन करने की व्यवस्था को की देखरेख करता था। तो बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी, बोलिए। आज मैंने आपको गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था भी समझा दी, किसके साथ, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के साथ। तो 500 600 साल 700 साल में हमें यहाँ से यहाँ तक आते आते विशेष कोई अंतर देखने को नहीं मिले, परंतु हाँ, मौर्यकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसी ने आधारशिला तैयार की, किसके लिए, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को। और इसी गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था ने क्या किया बताइए, इसी गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था ने ही आधारशिला तैयार की भारत की प्रशासनिक व्यवस्था की, जो आज आपको नजर आ रही है। आज भी हमें प्रांत नजर आते हैं, आज भी हमें जिले, नगर और ग्राम स्तर पर ग्राम सभाएं नजर आती हैं, बोलिए। तो आज कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है वो कहीं ना कहीं इतिहास में जो घटित हुई घटना है उन पर आधारित, और उनसे हम सीख लेकर चीजों को निर्माण करते हैं, और आज हमें समय समय पर क्या करना चाहिए, सीख लेना चाहिए। तो एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि मैंने आज आपको बता दिया मौर्यकालीन और गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन। दूसरी बात, आप मन लगा के पढ़ते रहिए, किसी प्रकार का चिंतन नहीं करना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। मैंने आपको 1000 बार बताया है कि एक कहानी से मैं आपको और बता देता हूँ। आज मैं एक आप सबको शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इस मंच से, और पूरी कोशिश है मेरी कि इस मंच से मैं आपको गुणवत्ता युक्त शिक्षा, कंसेप्ट युक्त शिक्षा प्रदान कर सकूं, और आपको सफलता में, आपकी सफलता को मैं उच्च स्तर पर ले सकता, आपकी सफलता के विभिन्न जो मायने हैं, आपकी जो सफलता की दर है उसमें वृद्धि कर सकूं।
तो एक छोटी सी कहानी, एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जब यात्रा पर जा रहे होते हैं, तभी वो अपने शिष्यों को कहते हैं कि चलो यार यहाँ आराम कर लेते हैं। जब वो आराम करते हैं एक पेड़ के नीचे अपने शिष्यों के साथ, तो वो एक शिष्य से कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है, जाओ पास वाले तालाब से पानी ले आओ। वह शिष्य जाता है और वो खाली हाथ लौट आता है। बुद्ध ने पूछा, क्यों आप पानी भर के क्यों नहीं लाए? तो उन्होंने बोला कि तालाब में जितने भी जानवर थे, उनके आने जाने के कारण पानी गंदा हो गया था और गंदा पानी आप पी नहीं पाते, इसलिए मैं पानी लेकर नहीं आ पाया। उन्होंने बोला, तुम जाओ, दूसरे शिष्य को भेजा बुद्ध ने। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम जाओ यार, तुम लेकर आओ। वह शिष्य पानी लेकर आ गया। ऐसा क्यों कि पहला शिष्य गंदा पानी देखकर पानी नहीं ला पाया, दूसरा शिष्य कैसे पानी ले आया, वो भी अच्छा। तो इसमें भगवान बुद्ध ने शिक्षा दी, एक सीख दी कि जब पहला शिष्य गया तो उसने जैसे ही पानी में गंदगी को देखा तो वो विचलित हो गया, अपने लक्ष्य से विचलित हो गया। उसका लक्ष्य था पानी लाना, पर वो भूल गया, विचलन में आ गया और वो अपना ज्ञान खत्म हो गया उसका, और सोच खत्म हो गई और वो घबरा गया और उसका साहस टूट गया कि यार मैं पानी कैसे लाऊंगा, गंदा पानी है। और वो वापस, पर दूसरे जो शिष्य ने गंदे पानी जो पानी में गंदगी थी उसको नीचे बैठने दिया, अर्थात धैर्य रखा, उसने पेशेंस रखा और इंतजार किया कि गंदगी नीचे बैठ जाए, और वो अपने लक्ष्य को नहीं भूला और वहां बैठ कर वो है इंतजार करता रहा और आखिरकार गंदगी नीचे बैठ गई, स्वच्छ पानी ऊपर आ गया और वो भगवान बुद्ध को पानी ले आया। अर्थात इस कहानी से हमें यह मोरल शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में जो गंदा पानी है वही हमारे जीवन में नकारात्मक सोच, ओवर थिंकिंग, किसी ने क्या कहा, हमारी निराशा, आलस, वो सब हमारा गंदा पानी है जो हमें हमारे मार्ग में आगे बढ़ने से हमें क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें विचलित नहीं होना, धैर्य रखना है, क्योंकि प्रत्येक सफलता समय और मेहनत दोनों मांगती है। आप अगर किसी भी कार्य को समय देंगे, मन लगाकर मेहनत करेंगे, तो यह बात पक्की है कि आप एक न एक दिन आपके द्वारा जो सपनों में बुना गया लक्ष्य है, जो आपके जीवन का परम लक्ष्य है, जो आप चाहते हैं, वो आपको मिलेगा। और दूसरी बात, एक विल पावर आपके जीवन में ऊंची रखिए। कभी भी अपने आप में जो इच्छा शक्ति है उसको कमजोर मत होने दीजिए। जैसा कि आपने देखा होगा, इच्छा शक्ति की पावर ये है कि सुबह आपने अगर सोच लिया कि मुझे शाम तक फला फला चीज खानी है, तो आप शाम तक होते होते उसे खा ही लेंगे। इसलिए आप पढ़ाई के प्रति भी यही इच्छा शक्ति रखिए कि मुझे ये आज शाम तक खत्म करना है। सुबह ही सोच लीजिए कि करना है तो करना है। ये विल पावर अपने जो कर्तव्य, अपने लक्ष्य, उसके लिए बनाइए, है ना? तो ऐसे ही मैं आपको मोरल स्टोरी, ऐसे ही आपको पढ़ाई इस मंच से लाता रहूंगा। आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आपको गुणवत्ता युक्त पढ़ाई इस मंच से हमेशा मिलती रहेगी। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद।